हैं शब्द संसार में लेखक पंडित प्रवीण जी की किताब प्रहर के बारे में रश्मि ककरेती से खास बातचीत। नमस्कार, आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है शब्द संसार। और शब्द संसार में दोस्तों हम बातें करते हैं किताबों की, और क्योंकि गोल्ड तो हमेशा संगीत से जुड़ा रहता है, तो आज हम एक ऐसी किताब का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें संगीत भी है और कहानी भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और जिसे लिखा है प्रवीण गौड़ खिंडी ने। किताब का नाम है प्रहर द सिंगिंग क्लॉक। और प्रवीण जी आज हमारे साथ एफएम गोल्ड के स्टूडियो में हमारे साथ विराजमान है। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रवीण जी। धन्यवाद रश्मि जी, धन्यवाद। आपने ये किताब लिखी प्रहर द सिंगिंग क्लॉक, जिसमें कि हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ तो गीत संगीत की बातें हैं, और हम जानते हैं खुद बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार है, और आपके पिताजी भी आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं। तो ये बताइए कि ये मतलब बांसुरी बजाना और एक लेखक, ये कैसे संभव हो पाया? ये दिमाग में आइडिया कैसे आया? नहीं, इसके लिए जैसे मैंने किताब में भी पहले पन्ने पे लिखा है कि आई वुड लाइक टू थैंक कोविड। अच्छा। वो पैंडेमिक के टाइम पे था, जब मैं घर पे बैठा था तो यही सोच रहा था कि कैसे मैं वक्त का सदुपयोग करूं। तो तब मुझे ये कहानी मेरे दिमाग में दौड़ रही थी, और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हमारी जो धरोहर है भारतीय शास्त्रीय संगीत राग के बारे में, ये सब तक पहुंचे जी। क्योंकि देखा जाए तो कुछ ही 20, 25 या 30 राग ही घूम रहे हैं, तो सब लोग उसी को सुनते हैं, उसी को बजाते हैं, और बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारे यहाँ एक जमाने में 5000 राग थे। अच्छा। हाँ जी। तो वो कम होते होते अभी बहुत कम राग रह गए हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि कार्यक्रम सभी शाम को ही होते हैं, तो शाम के राग को ही बजाना पड़ता है, गाना पड़ता है जी। तो ये जो 24 घंटे का हमारा सिस्टम है, प्रहर जिसको हम कहते हैं, या राग समय चक्र जिसको बोलते हैं, तो हर प्रहर में उसके अनुगुण राग बनाए गए हैं। तो वो मैं चाहता था कि ये शास्त्र जो है, जैसे अलग अलग राग को सुनने के टाइम, अलग अलग टाइम पे अगर आप सुनेंगे तो उसके फायदे बहुत हैं। अच्छा। हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हम किताब का जिक्र कर रहे हैं, ये कहानी है प्रहर, या आपने सिर्फ जो रागों के बारे में जानकारी दी है, ये क्या है? नहीं, वो एक्चुअली जानकारी तो है, रागों के बारे में जानकारी है, और कौन से समय पे कौन सा राग गाया जाता है, और उससे क्या क्या इफेक्ट्स मन में, क्या लाभ होते हैं जी, ऐसे। लेकिन उसको मैंने एक कहानी में बांधा है। अच्छा। तो कहानी एक महान गायक की है। हाँ, मेरा भी बड़ा मन है सुनने का कि कहानी है क्या? कहानी है एक पंडित शारदा प्रसाद रामदुर्गी करके। ये सब फिक्शनल है मेरे। अच्छा, ये सब काल्पनिक है जी। तो धारवाड़ के पास एक गांव में वो रहते हैं, और 1950-60s की ये कहानी है जी। उस समय उनको लगता है कि ये प्रहर का जो महत्व है, स्पेशली राग से जो हीलिंग होती है, जो राग चिकित्सा हम बोलते हैं, तो वो घर घर वो पहुंचाना चाहते हैं। कि उस टाइम के सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिया, भारत देश हमारा गुजर रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उनकी मंशा थी कि ये अगर घड़ी घर घर में अगर हो, तो हर घंटे में उस समय का राग अगर कान पे पड़े, तो जितने भी बूढ़े हों, बच्चे हों, मजदूर हों, जो भी हैं, सबको उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा, प्रेरणा मिलेगी। तो दे आर नॉट वेल, तो उनको शांति मिलेगी। हाँ, संगीत को तो एक थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये आधा कहानी फर्स्ट हाफ है कि इसको वो घड़ी कैसे बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि उस समय पे ना तो सीडी प्लेयर था, ना रिकॉर्डिंग डिवाइस थे, ना कुछ। हाँ। और वो कलाकार स्वयं उसी समय बजाते थे, और सुनने वाले जो रसिक लोग थे वो सुनते थे और उसका आनंद लेते थे। रेडियो के अलावा कुछ था भी नहीं उस समय। तो उस समय ये अपना करियर छोड़ के ये घड़ी के पीछे लग जाते हैं कि मुझे एक घड़ी बनाना है जो गा सके। तो दैट इज वाई प्रहर द सिंगिंग क्लॉक। ओके। तो हर घंटे वो अपना, इनके आवाज में इन्होंने जो गाया है वो घड़ी गाती है। तो दैट इज फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में एक डॉक्टर हैं जो ये घड़ी ले जाना चाहते हैं हॉस्पिटल में, ताकि उनके मरीजों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। जी जी। तो वो घड़ी ले जाते हैं हॉस्पिटल में। ये पहले देने के लिए मना कर देते हैं कि ये घड़ी जब ये घड़ी मेरे से दूर हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। इतना लगाव होता है संगीतकार को उससे। जब वो घड़ी ले जाते हैं और वहां पे उसको ट्राई भी करते हैं एक पेशेंट के, और पेशेंट रिएक्ट भी करता है। इनके दरबारी कन्नड़ा सुन के उसके हाथ थोड़े हिल जाते हैं जो कोमा में है जी।
तो ये सब सक्सेसफुल हो जाता है। तो राग थेरेपी का एक हिस्सा मैंने वहाँ पे दिखाया है। यानी कि पूरी कहानी जो है वो गीत संगीत से जुड़ी हुई है, और जो प्रहर शब्द है वो कहीं ना कहीं जो काल राग का गाने बजाने का समय से जुड़ा हुआ है। और एक जो आपने जिनकी चर्चा की है पंडित शारदा प्रसाद रामदुर्गी, हाँ, शारदा प्रसाद रामदुर्गी जी जो कलाकार होते हैं वो ऐसी एक घड़ी बनाते हैं जिससे कि जुड़े हुए होते हैं उनके गाए हुए राग। हाँ, और जिसको कि डॉक्टर बाद में एक मानवता के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही नया विचार है ये। हालांकि ये विचार तो हमेशा से रहा है हमारी संस्कृति और विरासत में ही। रागों के पर आधारित चिकित्सा प्रणाली कई संगीतकारों ने खुद विकसित की है, लेकिन आपने इसको कहानी में पिरो के, मतलब मैं भी एकदम बिल्कुल अचंभित सी रह गई कि वाकई ये बहुत सुंदर विचार है। तो कहानी तो बहुत अच्छी है। इसके बीच बीच में ही मुझे लगता है कि शायद आपने रागों का समय और उसके बारे में जानकारी दी है। ये एक बहुत बड़े गुरु भी हैं, तो एक गुरुकुल चलाते हैं, वहाँ पे शागिर्द आते हैं सीखने के लिए। तो अलग अलग घंटों पे वो अलग अलग राग उनको सिखाते हैं और बोलते हैं कि इसी को आप फॉलो करिए। घर पे भी आप रियाज करेंगे, सवेरे 9 बजे करेंगे तो ये वाला राग आपको गाना है। अब मुझे लग रहा है रागों की आप बातें कर रहे हैं और हमारा कार्यक्रम शब्द संसार चल रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? अगर इस किताब से जुड़ा हुआ कुछ गीत दिमाग में आ रहा हो, रागों से जुड़ा हुआ दिमाग में आ रहा हो, या आपका मनपसंद गीत कोई दिमाग में आ रहा हो? देखिए, काफी सारे पुराने जो फिल्मी गीत हैं वो राग आधारित हैं। एक मुझे सबसे जो पसंदीदा राग है वो है यमन। तो उसमें एक बहुत ही इसका गाने बजाने का समय क्या रहता है? यमन का शाम का होता है जी। तो एक गाना जो मुझे याद आ रहा है वो रे मन सुर में गा। वाह वाह वाह। लाल पत्थर फिल्म का ये गीत है, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गीत। रे मन सुर में गा, रे मन सुर में गा, रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा। कोई तार बेसुर न बोले ना बोले, कोई तार बेसुर न बोले ना बोले, रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा। जीवन है सुख दुख का संगम, जीवन है सुख दुख का संगम, मध्यम के संग जैसे पंचम, मध्यम के संग जैसे पंचम, दोनों को एक बना 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 बना, रे मन सुर में गा। बहुत ही सुंदर गीत, एक सुरीला गीत जिसको कि सुन के हम लोगों के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है बिल्कुल ही। और जो आपने जैसे किताब की चर्चा की है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो हमारा चैनल है आकाशवाणी FM गोल्ड और ये कार्यक्रम खासकर शब्द संसार बिल्कुल हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ किताब भी है, संगीत भी है, संगीतकार भी है। और हम बता दें अपने सुनने वालों को कि प्रवीण जी खुद बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। जब मैंने उन्हें फोन किया तो उनकी जो कॉलर ट्यून में जो गीत बज रहा था वो बहुत ही सुंदर बांसुरी का गीत था। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा गीत भी बताएं जो कि फिल्म संगीत से जुड़ा है और बहुत अच्छी बांसुरी सी कहीं तो बजी है उसमें और आपके मन के कहीं बहुत प्रिय है। हाँ, बहुत सारे गीत हैं ऐसे जो मुझे खुद बचपन में मुझे इंस्पायर किए हुए हैं। एक गाना जो सबको शायद पसंद हो, मैं चाहता हूँ कि लंबी जुदाई आप उसको प्ले कर सके क्योंकि उसमें भी वो ट्यून आती है। जी, रेशमा जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत हीरो का, और सुभाष घई की ये पिक्चर बहुत सुपरहिट और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं ये गीत। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी याद
वाह, क्या गीत था। और जो इसमें बांसुरी का जो प्रयोग था वो तो अद्भुत था। तो अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने इस किताब के बारे में, संगीत के बारे में? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो किताब है पहले कन्नड़ में मैंने लिखी थी, अभी इंग्लिश में ये रिलीज हो रही है। तो और अभी ऑलरेडी मुझे लोगों ने पूछा है कि इसको हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करें। तो मैं चाहता हूँ ये किताब सब पढ़ें। जो म्यूजिशियंस हैं, जो म्यूजिक सीख रहे हैं, उनको तो जरूरी है ये पढ़ना, क्योंकि इसमें वो शास्त्र के बारे में काफी डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। और जनरल जो भी संगीत को पसंद करते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक या जो भी म्यूजिक पसंद करते हैं, जो भी रसिक गण हैं, जो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, वो भी इसको पढ़ें। और मैंने उनको आसान लगे इसीलिए मैंने कुछ संगीत के जो कठिन शब्द उपयोग करते हैं उसके मतलब भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, मतलब आराम से बिल्कुल। हाँ। अगर नहीं भी जानते वो तो भी बहुत सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। अक्सर नॉवेल में ऐसा नहीं होता है कि मतलब वहाँ नीचे नहीं लिखे जाते, वो कहीं आखिर के पेज में लिखे होते हैं। लेकिन मैंने ऐसा किया है कि वो वहीं पे, वो जहाँ पे वो शब्द उसका उल्लेख हो रहा है तो उसका मतलब भी नीचे वो वहीं पे पढ़ लें तो पढ़ते रहेंगे। और ज्यादा बड़ी भी नहीं है किताब, 200 पेज की है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको पढ़ें और शास्त्रीय संगीत की जो हमारी धरोहर है उसको हमको आगे बढ़ाएं, इन डेप्थ उसका स्टडी हो। और बच्चे और यंग जनरेशन के जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनका लगाव क्लासिकल म्यूजिक की तरफ ज्यादा बन जाए। बहुत ही एक इतना सुंदर विचार है। भारतीय संस्कृति और जो विरासत है हमारी, जो थाती है, हमारे पूर्वजों की दिया हुआ ज्ञान है, उसको आगे की पीढ़ी को देना और उसको कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट बनाना, ये काम आपने प्रवीण जी किया है। और ये बहुत ही ऐसा कार्य है जो कि वाकई जिसकी जरूरत भी है। देखिए, एक थोड़ा सा लगता है बच्चों को भी, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कि अब रागों के बारे में पढ़ने में थोड़ा सा बोझिल कहीं हो सकता है, एक विचार आ सकता है। लेकिन ये किताब, विश्वास कीजिए, इतनी रोचक है जिसमें कि आप कहानी पढ़ रहे हैं और वो पढ़ते पढ़ते आनंद लेते हुए कहीं ना कहीं आप अपनी संस्कृति से, शास्त्रीय संगीत से जुड़ जाते हैं और अपने साथ ले लेंगे वो विरासत, जो कि प्रवीण जी चाहते हैं कि आप तक वो ज्ञान जो है आ जाए। और भाषाएं भी आपने बताया कि कन्नड़ में पहले लिखी गई और फिर अंग्रेजी में, और आपका विचार हिंदी में भी लाने, हिंदी में भी। हाँ, कुछ पब्लिशर्स मेरे पास अभी भी पूछ रहे हैं कि इसको हिंदी में हम लोग अनुवाद करके इसको मार्केटिंग करेंगे। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन कहानी, जैसे आपने बताया कि इसमें मैंने एक छोटा सा लव स्टोरी भी है। अच्छा। उसमें थोड़ा सा हास्य भी है जी। और रागों के बारे में तो है ही है। उसके अलावा जो एक किताब, एक नॉवेल की जरूरत है, एक सस्पेंस है, थोड़ा ट्रेजेडी भी है। क्या बात है। सारे ये इमोशंस को मैंने इसमें डाला है कि मुझे जनरल रीडर के उनके बारे में मैंने सोच के इस कहानी को ऐसे बनाया है, ताकि अगर वो संगीत को नहीं भी जानते हो, मतलब रहस्य भी, रोमांच भी और संगीत भी, कहानी भी, ये तो मुझे बड़ी ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म की कहानी का प्लॉट आपने लिख दिया हो। ये फिल्म भी अभी बनने वाली है। हाँ, देखिए, मैंने बिल्कुल सही जो अपना अंदाजा लगाया था कि फिल्म बनने वाली है। जी। अभी वो कोशिश, मतलब कौन सी भाषा में पहले बनाने, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। काफी लोगों ने इसको सराहा है साउथ में। तो अगर भगवान की कृपा होगी तो जरूर फिल्म बनेगी। तथास्तु, हम तो कहेंगे जरूर बने और हमें विश्वास है कि बनेगी और हम भी इस फिल्म को जरूर देखेंगे और FM गोल्ड के सुनने वाले भी इस फिल्म से, एक किताब से जरूर जुड़ेंगे शब्द संसार के जरिए। क्योंकि श्रोताओं, हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे जो जीवन शैली है उसका कहीं ना कहीं उसमें प्रतिरूप है। और आप देखिए, संगीत हमारे प्रकृति के कण कण में बसा है, बल्कि जो हमारे सरगम के स्वर हैं वो भी प्रकृति से लिए हुए स्वर है। तो ऐसे स्वर हम आत्मसात करें, ऐसी कहानियां हम सुने, यही हमारी इच्छा है। यही जो हमारे सामने कलाकार बैठे हैं, गुणी कलाकार हैं प्रवीण गोडखिंडी जी, यही इनकी इच्छा है। हम तो जरूर चाहेंगे कि आप ये किताब पढ़ें और FM गोल्ड से जुड़े रहे, गीत संगीत सुनते रहे। चलते चलते संदेश क्या कहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए? बस यही है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो क्लासिकल म्यूजिक की तरफ ज्यादा ध्यान दें। और फिल्म संगीत तो है, बाकी सारे संगीत, फ्यूजन आजकल बहुत चल रहा है, तो ये सब तो होता ही रहेगा। उसके लिए ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक के लिए ज्यादा परिश्रम की जरूरत है, तो आप उस पर ध्यान दें। और इन जनरल मैं सोसाइटी से भी ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें क्लासिकल आर्ट्स को जी, चाहे वो डांस हो या म्यूजिक हो, क्योंकि हमारे ये इसका जो हिस्ट्री है, जो जितना प्राचीन कला ये है, उतना प्राचीन कोई और कला है नहीं दुनिया में जी। तो यही है कि आप शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दें, कलाकारों को
प्रोत्साहित करें, बस यही मैं चाहता हूँ। जी, और आकाशवाणी का तो हमेशा से संगीत और कला की दुनिया में, लेखन की दुनिया में जो बड़े बड़े कलाकार हैं, यही योगदान रहता है कि उनको श्रोताओं के सामने लाएं, हमारे सुनने वालों के सामने लाएं, ताकि वो हमारी संस्कृति, विरासत और जो हमारा जो शुद्ध मनोरंजन है उसके साथ जुड़े रहें, है ना। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। अभी आपने सुना लेखक पंडित प्रवीण जी की किताब प्रहर के बारे में शब्द संसार में रश्मि कुकरेती की खास बातचीत।